तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क की। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में। बेसिकली जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशल वर्क का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। और आप सभी लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, जैसे जैसे कि मैं आप लोगों को जो फैक्ट आपको दे रहा हूँ उसके आधार पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया था। उसी क्रम में एक फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए व्यक्तिगत समाज कार्य की संस्थापक कौन है, तो एक अमेरिका के विद्वान है, फीमेल है, उनका नाम है मैरी रिचमंड। याद रखिएगा, ये संस्थापक के रूप में आता है, इस टाइप में आप इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांतों को लेकर, तो एक नाम आता है रॉबर्ट बिस्टिक का, जिन्होंने 7 सिद्धांत दिया था 1957 में। ठीक वहीं इन्हीं सिद्धांतों की आलोचना आप कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि समस्या का समाधान को लेकर उन्होंने कुछ बातें कहीं। उनका नाम था हेलन हॉरिस पर्लमैन, एच पर्लमैन इनको इन शॉर्ट में बोला जाता है। और इन्होंने सन 1957 में एक मॉडल दिया, एक उपागम दिया, उसका नाम था, देख सकते हैं, सोशल केस वर्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, यह किताब आई थी और एक किताब के रूप में इन्होंने बताया था 1957 में। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई थी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लेकर। आगे अगर हम बात करें तो समाज समूह कार्य से भी एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली समूह का वर्गीकरण पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ड्वाइट सैंडरसन का नाम आ रहा है, बट पेपर में ये नहीं पूछा गया है। आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि एक अनैच्छिक और एक ऐच्छिक समूह के बारे में बात किया है। जब मैं इसकी क्लास लूँगा तो इस पर डिटेल पे चर्चा करूँगा आप लोगों से। ये पेपर में नाम आता है मिलर का। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वा समूह किसको कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप, जहाँ पे मिलर का नाम आता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एफ्टोनीज इम्पोर्टेंट है। एफ्टोनिस की अगर हम बात करें तो इन्होंने समुदाय और समिति की बात किया है, समितियों की बात किया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि समितियों को ऑब्लिक करके संघ भी लिख सकते हैं आप लोग। गेसल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट का भूमिका अगर आता है, किसी को पूछा जाता है पेपर में, तो एफ्टोनीज का नाम आता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, समूह का वर्गीकरण क्लियर है? याद आपको सभी को समझ में आ रहा है ना? इस चीज़ें बोलते रहिएगा, अगर कहीं डाउट या कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक नाम आता है पार्क एंड बर्गेस का। इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक होता है। और आपका एक हर्टन, अगर हम बात करें चार्ल्स हर्टन कूले के बारे में, CH कूले, इन्होंने प्राथमिक समूह और गौड़ समूह के बारे में चर्चा किया गया। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। FH गिडिंस की अगर हम लोग बात करें, उतनी भूमिका ये नहीं निभाते हैं। समनर की अगर हम बात करें तो समनर एक जनजाति के बारे में बात करे थे। फोकवेज एक किताब थी, उस किताब पर इनका नाम बेसिकली पूछा जाता है। लेकिन अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में यही चर्चा करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जॉर्ज हसन का भी पेपर में नहीं नाम आया है। इन्होंने सामाजिक और आभासी सामाजिक और समाज विरोधी या समाज पक्षी आप कह लीजिए, यानी 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया था। मैं आपको एक नाम और बता दूं कि 3 भागों में एक विद्वान और बांटा था, जिसका नाम था मैकाइवर एंड पेज। ठीक है, मैकाइवर पेज की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक समूह को 3 वर्गों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा था क्षेत्रीय समूह, दूसरे का नाम रखा था इन्होंने हितों के प्रति चेतन समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, और तीसरा इन्होंने बताया था, एक और इन्होंने बताया था हितों के प्रति चेतन समूह जहाँ पे निश्चित संगठन हो, जहाँ पे निश्चित संगठन हो। लेकिन जो निश्चित संगठन नहीं था ना, ये दूसरा था, जो हितों के प्रति सचेत समूह की बात किया। और इन्होंने कहा कि कोई निश्चित संगठन नहीं होगा, कोई निश्चित संगठन नहीं बनेगा। लेकिन जो तीसरा बताया, उन्होंने कहा कि हितों के प्रति सचेत तो होना होगा, लेकिन उसका एक निश्चित संगठन होगा, एक निश्चित संगठन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय समूह में एक इन्होंने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात किया, एक निवास स्थान की बात किया, जहाँ पे राष्ट्र, पड़ोस, गांव, नगर, देश, जनजाति आदि को इन्होंने शामिल किया क्षेत्रीय समूह में मैकाइवर पेज ने।
हितों के प्रति जो सचेत निश्चित संगठन की भूमिका नहीं निभाएगा, उसने कहा कि निश्चित संगठन की कमी पाई जाती है ऐसे समूह में, और इस प्रकार के जो समूह होंगे वो सदस्यों से समान प्रवृत्ति पाई जाएगी, जहां एक दूसरे से दूसरे समूह में जाने की इच्छा और पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति में पाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर हम जैसे कह सकते हैं सरलार्थी को, हम बोल सकते हैं जाति को, वर्ग को, है ना। असमान रुचि वाली जो भीड़ होगी उसको भी कह सकते हैं आप, या समान रुचि वाली भीड़ को भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हितों के प्रति सचेत निश्चित संगठन को नहीं दर्शाता है। तो एक प्रकार से इन्होंने मैकाइवर पेज ने दूसरी बात बताई थी। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये ऐसे समूह होते हैं जहां अपने हितों के संबंध में सचेत होते हैं और संगठित भी होते हैं। इन समूह के जो सदस्य होंगे उनकी संख्याएं सीमित होती है। जैसे अगर हम बात करें परिवार की, पड़ोस की, क्लब की, यहाँ सीमित होता है। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें जिसकी सदस्य संख्या अत्यधिक होती है परंतु संगठन में औपचारिकता भी पाई जाती है, जैसे हम बात करें चर्च को लेकर, राज्य को लेकर, श्रमिक संघ को लेकर, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं आपका हितों के प्रति सचेत या चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन होता है। और जिसका निश्चित संगठन नहीं होता, जहाँ पे जाति वर्ग समान और असमान रुचि वाले भीड़ पाए जाते हैं, वो बेसिकली निश्चित संगठन उसमें नहीं पाया जाता है। जहाँ राष्ट्र, पड़ोस और गांव, नगर, देश, जनजाति पाया जाएगा वो बेसिकली क्षेत्रीय समूह होगा। बस इतने चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है, यह आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। आगे बात करते हैं तो हमारे सामने आता है नेक्स्ट पॉइंट कि समाजीकरण के सिद्धांत कुछ हैं। जैसे कि कूले का एक समाजीकरण का सिद्धांत है, जॉर्ज मिड का समाजीकरण का सिद्धांत है, फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत है, और इस्माइल दुर्खिम का भी समाजीकरण का सिद्धांत है। समाजीकरण का सिद्धांत आपको बता दूं, आप लोग पेपर में, यह पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लो कॉपी पर अपने, ठीक है। समाजीकरण में 4 विद्वानों के नाम आते हैं, ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया कि कूले का होता है, मीड का होता है, फ्रायड का होता है, दुर्खिम का होता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें कूले का समाजीकरण का सिद्धांत, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक किताब लिखा था कूले ने। उस किताब की बात अगर चाहें तो आप नाम लिखकर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मैं आज आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस किताब की बात करें तो किताब का नाम था ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस किताब में समाजीकरण का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? जो है, अगर हम बात करें चार्ल्स एच हर्टन के द्वारा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज को पृथक करके वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती है। समाज के जो संपर्क में आने पर जो व्यक्ति में आत्म का विकास होता है वो बेसिकली समाजीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसी सिद्धांत का एक और नाम से भी जाना जाता है, शायद आपको पता भी होगा, कोई जानता है इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है? किसी को मालूम है इस सिद्धांत का दूसरा नाम? किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है इस सिद्धांत का दूसरा नाम? आत्मदर्पण का सिद्धांत। शाबाश, बहुत बढ़िया। लुकिंग ग्लास सेल्फ इसको कहा जाता है। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। आत्म दर्पण का सिद्धांत कहा जाता है इसको। लुकिंग, मेडिकल सोशल का पेपर है, हालांकि यूजीसी में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, है ना, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क के अगर 170 प्रश्न बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी का सहारा लेगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप सभी लोग, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए उस पर। वहीं अगर हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा अलग से करूंगा, जहां पे मैं समाजीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। नाम आया है तो इसलिए फैक्ट के रूप में आपको बता रहा हूँ, आईएमपी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कूले ने एक बात बोला था, स्वयं आप ये नोट भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था गुड्डेन हार्ट का कि समग्र प्रतिदर्श का एक लघुत्तर भाग होता है प्रतिचयन, तो ठीक उसी प्रकार से कूले का भी एक नाम है, एक परिभाषा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। स्वयं एवं समाज जुड़वा है, स्वयं एवं समाज क्या है? जुड़वा है, और ये पेपर में प्रश्न में आ सकता है, ये बात इन्होंने कहा है। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विंस बॉन्ड, ये आप नोट कर सकते हैं।
कूले ने आत्मदर्पण का जब सिद्धांत बताया, ये समाजीकरण के सिद्धांत को, तो इन्होंने बेसिकली 3 चरण दिए थे। कितने चरण दिए थे? कूले ने 3 चरण दिए थे। 3 चरण चाहो तो आप नोट कर सकते हो या तो इसको ध्यान में भी रख सकते हो, है ना। जैसे अगर हम कहें कि दूसरे लोग बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी बात कही है इन्होंने। स्वयं एवं समाज की जुड़वा जब इन्होंने बताया, तब जाके ऐसे स्टेप बताए थे इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दूसरी पॉइंट में बोला था। मतलब आप सोचिए कि पहली बात उन्होंने ये बोला कि जो दूसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि अपने सिद्धांत में, आत्मदर्पण के सिद्धांत वो होता है कि जो दूसरे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, उस संबंध में मैं क्या सोच रहा हूं अपने बारे में, ऐसी बात दूसरे पॉइंट पे बोला। तीसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा, निष्कर्ष निकालते हुए, कि मैं अपने बारे में किस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। जैसे कि अगर आप अच्छा लगता है भाई, आपको लगता है कि मैं गर्व करते हो अपने ऊपर, तो भाई ये थर्ड पॉइंट का पार्ट बनता है। यदि आप कोई समाज में असामाजिक तथ्य के बारे में बात किया होगा, तो समाज आपके बारे में असामाजिक तथ्यों या शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वहाँ पे आपको गलानी जैसे शब्द का प्रयोग होता है। तो आप गलानी या गर्व या स्वयं जैसा शब्द जो आता है, वो बेसिकली थर्ड स्टेप में यूज करते हैं आप लोग। ये कूले का 3 चरण माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ें हैं जो आपको याद ना हो, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन रॉबर्ट बिस्टिक ने इसी का कूले का एक सारांश निकाल दिया था। रॉबर्ट बिस्टिक ने, मैं बात करूंगा आप लोगों से एंटोनियो के बारे में भी, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निष्कर्ष किसने निकाला कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत का, तो रॉबर्ट बिस्टिक का नाम लगाइएगा, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला था कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक, मतलब मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वह नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वह हूं जो आप मेरे और मैं अपने बारे में सोचता हूं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक, आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक, आई एम, फिर आई एम व्हाट यू थिंक, और आई एम थिंक आई एम। मैंने आपको बता देता हूँ, नोट कर लो। जो एक मिनट, मैं किसी को ज्वाइन कर लूँ, एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ, एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं आपको फिर बताता हूँ ध्यान से। स्क्रीन पर एक बार म्यूट हो जाइए राजीव सर म्यूट हो जाइए। देखिए आप नोट करिए यहाँ पर, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक। देखिए ये आपके पेपर में प्रश्न बनकर पूछा जा सकता है। एक हिवास हुआ था पेपर, वहाँ पे तो ये पूछा गया था। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक व्हाट यू थिंक आई एम, एंड आई एम, फिर लिखिएगा आई एम व्हाट यू थिंक, कॉमा कर दीजिए। फिर उसके बाद आई एम, आई थिंक, नहीं आई एम मत करिएगा, आई थिंक करिएगा, आई थिंक और आई एम, ठीक है। तो ये बात वही बताता है कि मैं वह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, समझिएगा, जो मैं सोचता हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए जो है एंड कर दिया कि आई एम नॉट व्हाट, मैं वह भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वह हूँ जो आप मेरे, लिखते रहिएगा साथ साथ, और मैं
अपने बारे में सोचता हूँ और मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएगा आप सबके लिए, कूले का सिद्धांत, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। जी जी सर, ये कूले का सिद्धांत जॉरी विंडो से मिलता जुलता है क्या? जोरी विंडो नहीं, जोरी विंडो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक थ्योरी पढ़ी थी, IMO की। नहीं, एंटोनियो होरिस का नाम है वो तो सर, एंटोनियो एंटोनियो हॉरिस। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है, एंटोनियो होरिस का। ये तो सर सारांश है, जॉर्ज विंडो नहीं आप कहिए, आप एंटोनियो होरिस कहिए। एंटोनियो होरिस ने 1967 में उसने एक थ्योरी दिया था, तो वो थ्योरीज यहाँ पे था, उसने इस चरण इस स्टेज के बारे में बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नाम है सर ना, ये नाम जानते हैं किसका है? ये नाम है रॉबर्ट बिस्टिक का, जिन्होंने सारांश निकाला था लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ पर, सारांश निकाला है। तो ये आत्मदर्पण के सिद्धांतों का सारांश निकाला है। लेकिन नाम इसका अगर हम बात करें तो रॉबर्ट बीस्टिक का नाम आता है, बस ये बात आप ध्यान रखिए, है ना, ये बात। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, मैं बताऊंगा उसको, स्टेप चरण के बारे में मैं चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहें उससे, ठीक है। बशर्ते में यहाँ पे नाम आता कूले का तो मैंने बता दिया। आगे बढ़िए, ये आपका क्लियर हो गया। कूले से ये इतना चीज़ें आपके लिए 80% कवर करेगी, दोनों में, यूजीसी में भी और प्लस आपका मेडिकल सोशल वर्क में भी 80+। जो बचा है, जैसे समूह कार्य बचा, सोशल ऑर्डर डिसऑर्डर किताब बची हुई है, तो वो चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा, और भी चीज़ों में 20। आगे बढ़िए, जॉर्ज मिड्स की थ्योरी है, ये भी सोशलाइजेशन पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका के विद्वान है जॉर्ज मिड, बहुत फेमस पर्सन है ये, और इसकी किताब थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। एग्जाम में पेपर में पूछा गया है, जितने यूजीसी के पेपर दिए होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं नेहा, आपको मालूम होना चाहिए, एंड सोसाइटी। अब आपको करना क्या है नेहा, इसी को आप याद रखो, ठीक है, ठीक है निधि मैडम, आप इसी को याद रखो, हाँ, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को। इसमें समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया है, मीड ने आत्म के विकास में मैं और मुझे शब्द का प्रयोग किया था। मैं और मुझे शब्द, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मैं और मुझे शब्द दिया किसने। अब नहीं मालूम होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई जाहिर सी बात है, आप मीड के बारे में पढ़ रहे हो तो मीड ने दिया है, और किसने दिया है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किताब किसने लिखा है? मीड ने लिखा है, काफ़ी बार पूछता है, पेपर भी है, ध्यान देने वाली बात है, आई एंड मी। तो यहाँ पे यह अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए जॉर्ज मिड ने कहा कि मैं और मुझे की अंतःक्रिया के बीच में एक स्वनिर्धारित होता है। अब इन दोनों के बीच में एक शब्द आता है, शब्द तो समझ ही रहे होंगे, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, तो मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। वह शब्द जानते हैं कौन सा होता है? स्वयं होता है, वह शब्द होता है स्वयं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं और मुझे के बीच की जो अंतःक्रिया होगी, वहां पे ये निर्माण होता है स्व का। पता चले कि आप लोग कह दिए कि मैं और मुझे क्या नाम है, साथ ही साथ अगर स्व आ जाए तो आपने लगा दिया कूले का नाम, गलत हो जाएगा इसमें, बट निर्माण होता है इसका। हाँ, अगर आपको पूछा जाए इसका कॉन्सेप्ट जो है आई, मी एंड सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसका है, तो आप बताइएगा जॉर्ज मिड का ही है, किसी और का नहीं है कॉन्सेप्ट, ये उन्हीं का है। तो इन्होंने बेसिकली, जॉर्ज मिड महोदय ने, इन्होंने कहा कि 3 अवस्थाओं से गुजरता है व्यक्ति, मैं, मुझे और स्वयं में, मतलब आई, मी एंड सेल्फ में। आपको बता दूं, एक अवस्था है नकल की अवस्था। ये नकल की अवस्था किसने बोला? जॉर्ज मिड ने। दूसरी है नाटक की अवस्था। तीसरा है खेल की अवस्था। किसकी? खेल की अवस्था। अब आपको मैं बता दूं, ये जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान देने चाहिए आप लोगों को, उसको समझना चाहिए आप सबको। पहले नकल की अवस्था क्या होती है? इमिटेशन जिसको बोलते हो आप। देखिए, नवजात जो शिशु होता है, सबसे पहले अपने, जैसे कि अगर हम बात करें, माता पिता के संपर्क में आता है, फिर वह अपने माता पिता और भाई बहन के संपर्क में आता है, इस वजह से वो माता पिता और भाई बहन की नकल करने लगता है। तो इस अवस्था में बच्चे को अपने बारे में कोई जागरूकता नहीं होती है, अर्थात स्वयं का ज्ञान ही नहीं होता है उनके अंदर। वह निष्क्रिय रूप से भूमिका का ग्रहण कर लेते हैं, और उसके आधार पर वो जो है कार्य करने भी लगते हैं।
तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर इमिटेशन पाया जाता है, नकल करने की क्षमता पाई जाती है, अनुकरण करने की क्षमता पाई जाती है। तो शुरुआत में हमारे सिलेबस में भी तो यही लिखा गया है, कॉपी करो। आप लोग देख लीजिए, अगर आगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो लिखा होता है ना आई एम, ठीक है, कोई नाम अगर आप ले लीजिए, ठीक है, जो भी नाम है, तो आप बच्चा कॉपी करता रहता है। मान लीजिए एप्पल है तो एप्पल की पूरी स्पेलिंग कॉपी कर लेगा नीचे, वही है नकल करना। फिर आता है नाटक की अवस्था। आपको बता दूं, नाटक की अवस्था की जो आयु है, जॉर्ज मिड ने 2 वर्ष बताया है। जॉर्ज मिड ने कितना बताया है? 2 वर्ष बताया है नाटक की अवस्था। इस अवस्था में बालक यानी शिशु मुझे अर्थात सामूहिक पक्ष से परिचित होता है। 2 वर्ष में समूह वाला जो ग्रुप वाला पक्ष होता है उससे एक प्रकार से रूबरू होता है। और इसमें बालक क्या करता है? स्वयं को व्यक्ति के रूप में ना देखकर वस्तु के रूप में देखने लगता है। वह नकल की अवस्था को पुनः दोहराने में सक्षम हो जाता है। आपके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, देखिए कभी कभी बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी बच्चे टीचर बन के खेलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, नाटक करते हैं, है ना। कोई दुपट्टा होगा या कपड़ा होगा उसको पहन लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये नाटक की अवस्था पाई जाती है। पता है इससे क्या हो रहा है? इससे बच्चे के अंदर सामूहिक ग्रुप या जो ग्रुप वो है पक्ष है ना, डोमेन है, जो उससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो प्रस्तुत हो रहा है उससे। ये 2 वर्ष के अंदर, जो 2 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर होता है ये, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पेपर में ये भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों से। प्ले स्टेज इसको कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? प्ले स्टेज। एक आता है खेल की अवस्था। खेल की जो अवस्था होती है बेसिकली गेम स्टेज जिसको कहते हैं हम लोग, ये बेसिकली सामान्यीकरण में आता है, जनरलाइजेशन में आता है। मैं आपको बता दूं कि बालक यानी शिशु जहां नकल की अवस्था और नाटक की अवस्था को पूरा कर लेता है तो वहीं सामान्यीकरण की प्रक्रिया शामिल हो जाती है, जनरलाइजेशन की क्रिया शामिल हो जाती है। तो अन्य के साथ वह खेल की अवस्था को भी पूरा करता है। कुछ बड़े होने पर बच्चा परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों के संपर्क में जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, स्कूल जाने पर वहां पे अनेक विद्यार्थी मिलते हैं तो वो विभिन्नताओं से परिचित होता है। अपने तार्किक मस्तिष्क द्वारा जो है विभिन्नताओं में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। तो उसको खेल की अवस्था कहा जाता है। बच्चा अगर नियम सीखता है, कहाँ पे सीखता है नियम? अगर आप क्रिकेट की बात कर ले या कोई गेम की बात करें, स्कूल में ही सीखता है, खेल की अवस्था से सीखता है नियम। कोई भी चीज़ है, आप चेयर रेस की बात कर ले, कुर्सी रेस आपने सुना होगा, कुर्सी की दौड़, एक म्यूजिक चलती है, 4 कुर्सी होगी, 5 बच्चे होंगे, नियम होता है कि म्यूजिक बंद हो जाएगी तो कुर्सी पर बैठ जाना होता है, जो नहीं बैठ पाता वो आउट हो जाता है। ये खेल की अवस्था से नियम सीखता है। क्रिकेट की बात हुआ कि भाई 11 प्लेयर होते हैं, इसमें स्टिक में लगेगी तो वो आउट हो जाएगा, है ना। ये 4 होता है, ये 6 होता है। इस तरीके से ये बच्चे क्या करते हैं, खेल की अवस्था में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं व्यक्ति की संवेदनाओं से रिलेट करता है, जो मैं शब्द है जी। ये फ्रायड की सिद्धांत में भी ये थ्योरी आती है? नहीं, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी में देखो वो आता तो है स्टेजेस में, लेकिन आपको बता दूं सिगमंड फ्रायड के बजाय अगर आप अन्ना फ्रायड बोलते हैं तो मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करता। अन्ना फ्रायड ने एक अहम मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया था, ईगो साइकोलॉजी का। हाँ, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी भूमिकाएं हमें देखने को मिलता है। बट जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें, मीड महोदय ने कहा कि मैं व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं रिप्रेजेंट होती है, तो वहाँ संवेदनाएं वगैरह नहीं बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा बच्चे के डीप में जाया गया है। डीप में जाने का मतलब एक बच्चे के सामान्यीकरण की बात की जा रही थी, सामाजिकरण की बात की जा रही थी। तो वहाँ सामाजिकरण के बारे में सिगमंड फ्रायड महोदय और उनकी डॉटर अन्ना फ्रायड महोदय, दोनों लोगों ने व्यापक लेवल पर हर स्टेजेस पे बात कर ली है। भाई उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, है ना। इन्होंने अपने ईगो साइकोलॉजी में बताया, तो उन्होंने वहाँ पे इसकी व्याख्या कर दी अच्छे से। बट सामाजिकरण के साथ साथ और भी पक्षों को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जॉर्ज मिड ने केवल सामाजिकरण की बात किया ना, इसलिए आप मैं व्यक्ति की जो होगा वो संवेदनाओं से रिप्रेजेंट किया। और जो मुझे शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट किया? समाज को रिप्रेजेंट किया। और व्यक्ति के बारे में जो सोचता है, इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति अपने बारे में जो भी सोचता है वह मैं है ना। तो इस तरीके से इन्होंने 2 शब्दों के बारे में बताया। और जब तार्किक विश्लेषण करेगा तो व्यक्ति अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा वह स्वयं होगा।
तो मैंने 3 शब्द बताए थे, तीनों का अर्थ भी बता दिया। मैं का अर्थ बताया संवेदनाओं से, मुझे का अर्थ बताया समाज से, और स्वयं का अर्थ बताया कि जब व्यक्ति निष्कर्ष पर आ जाता है। और वो निष्कर्ष पे आएगा तब ना, जब वो तार्किक विश्लेषण करेगा, तभी तो वो आएगा निष्कर्ष पे। अदरवाइज तार्किक विश्लेषण नहीं कर पाएगा तो फिर वो जा कैसे पाएगा स्वयं वहां पे, निष्कर्ष पर जा ही नहीं सकता वो। और जब पहुंच जाएगा तो स्वयं का निर्माण हो गया। बस सिंपल सी बात है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सबके लिए ये है ना। तो अस्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ तक आगे बढ़ते फिर फ्रायड में, तो समझते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें, ये आप सबके लिए काफ़ी है। और ये सोशल वर्क का प्रश्न है, ऐसे नहीं कि सोशल वर्क के प्रश्न नहीं है। सोशल वर्क के सारे प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पेपर किया भी होगा, देखा होगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा भी होगा। बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। बहुत ही फेमस पर्सन है सिगमंड फ्रायड। इनसे एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हो, चाहे वो यूजीसी का पेपर हो। फ्रायड्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं सिगमंड फ्रायड महोदय के बारे में, फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषक सिद्धांत के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो सामाजिकरण का ही सिद्धांत वो है, जहां आप साइको एनालिटिकल सिद्धांत भी कह सकते हैं। बता दूं आपको, फ्रायड ने सामाजिकरण के सिद्धांत की जो मूल विशेषता बताया था वो कूले और मीड, ध्यान सुनिए, ऊपर के 2 विद्वानों के बारे में जो मैं पढ़ा चुका हूं। कूले और मीड समाज और स्वयं के बीच सहसंबंध देखने लगे, यानी कोरिलेशन देखने लगे। अभी तक ऊपर में कोरिलेशन कोई नहीं देख रहा था दोनों में से, अब ये कोरिलेशन देख रहे हैं कूले और मीड की। तो वहीं सिगमंड फ्रायड की बात अगर मैं करूं तो समाज और स्वयं के बीच में मौलिक विरोध के परिणाम के स्वरूप उन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक्सेप्ट कर लिया। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के, यानी व्यक्ति के अंदर 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। व्यक्तित्व के 3 अगर हम बात करें तत्व पाए जाते हैं, जिसको आप बोलते हो इद, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये जो 3 हैं जानते हैं क्या? देखो, आप चेतन, अर्धचेतन, अचेतन पढ़ेंगे, वो अलग है, ये अलग है, इसको समझिए अच्छे से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईद, ईगो, सुपर ईगो क्या है और चेतन अचेतन क्या है। यहाँ पे ईगो, ईद, सुपर ईगो के बारे में जान लीजिए। ये सामाजिकरण का आधार मानता है या आधार बनाता है। जानते हैं क्या? ईद, ईगो, सुपर ईगो तीनों ये समाज से ही रिप्रेजेंट होगा, सामाजिकरण से ही रिप्रेजेंट होगा और किसी से नहीं रिप्रेजेंट होगा। फ्रायड ने कहा जो ईद है वो व्यक्तित्व का आधार है जो समस्त आनुवांशिक और संसाधनों में निहित होता है। ईद ही व्यक्तित्व का मौलिक तत्व पाया जाता है। ईद, आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, ईद, ईगो, सुपर ईगो पशुवत बिहेवियर करता है। मालूम है आपको? बताएंगे कोई? ईद, अहम, परा अहम। जन्म से ही होता है जिसके रूप में देखते हैं। जी, ये बच्चे के जन्म के साथ ही, सर, एक बच्चे के जन्म के साथ ही आता है। इससे बिल्कुल 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 चाहिए तो चाहिए वाली। बिल्कुल 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 करेक्ट जवाब। तो वही आपने जो बताया सर, ये आपका सही है कि ऐसा अगर हम बात करते हैं तो वो ईद को ही रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे शब्द जहाँ पे बेसिकली निगेटिव शब्द भी हमें देखने को भी मिल जाते हैं कभी कभी। ईद को अगर हम बात करें तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा बनाया गया शब्द है। ठीक है, ईद के बाद अहंकार है, ईगो जिसको आप बोलते हो, सुपर ईगो में सुपर अहंकार आप बोल सकते हो, है ना। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये व्यक्तित्व में एक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह हमेशा मौजूद रहता है। पता है आनंद का सिद्धांत किसे कहते हैं? जानते हैं आप लोग? पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये। आनंद का सिद्धांत किसे कहा जाता है? ईड है। हाँ, आपको मैं पेपर जब करवाऊंगा तो ये प्रश्न भी वहां पे लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ईद। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ईगो शब्द है, अहंकार, जहां अहंकार स्वयं की भावना और व्यक्तित्व के सतह है, जो वह हिस्सा जो आप आम तौर पर दुनिया को दिखाते हैं। मालूम है वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहा जाता है?
जैसे आपने अभी देखा आनंद का सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार से वास्तविकता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। पेपर में वास्तविक, ईगो को ही वास्तविकता का सिद्धांत कहा गया है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। और यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में यही आएगा, क्योंकि दुनिया के लिए यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के द्वारा नियंत्रित होता है ना। ईद जो होता है ना, ईद के ड्राइव को व्यवहार में बदलने का जो प्रयास करता है वो बेसिकली यही है, ईगो। अहंकार या ईगो वास्तविकता को अलग कर देता है और या हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करना और उन्हें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। ये आप चाह रहे हो और किसी का आपने घर देखा, लॉक लगा हुआ है, पता चले मन कर रहा है कि यार तोड़ दूं। ये जो आपका जो मन बोला है ना तोड़ने के लिए लॉक को, ये ईद ने बोला है। लेकिन फिर आपने के मन में विचार आ गया कि नहीं, अगर मैं इस लॉक को तोड़ूंगा तो इसका रिजल्ट या इसका परिणाम या निष्कर्ष बहुत बुरा हो सकता है, मैं जेल भी जा सकता हूं। इस तरीके का विचार जो आपके मन में अब आया है, रोक रहा है जो आपको करने से, वो आपका ईगो रोक रहा है ना, ईगो। अब आजकल के लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे अंदर बड़ा ईगो आ गया है कि नहीं। ईगो वो थोड़ी है चीज़ है, बहुत अंतर। ईगो, एटीट्यूड, मनोवृत्तियां आप बोल सकते हो, लेकिन ईगो नहीं बोल सकते आप उससे। आपको बता दो आदर्श का सिद्धांत किसे कहते हैं? सुपर ईगो आदर्श का सिद्धांत। आदर्श का सिद्धांत कहते हैं। एक एक लाइन में समझा रहा हूं, समझ लीजिए अच्छे से। इसे नैतिकता के सिद्धांत भी कहीं कहीं लिखा गया है। बिल्कुल करेक्ट जवाब, सही। मैं आपको बता दूं जो सुपर ईगो है वो दो भागों में सर डिवाइड किया गया है। एक को अगर हम बात करते हैं, विवेक रिप्रेजेंट करता है सुपर ईगो। वहीं दूसरा ईगो आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अहंकार आदर्श को रिप्रेजेंट करता है। दो भागों में डिवाइड किया गया था। जो सुपर ईगो है ना, इसका उद्देश्य होता है उद्देश्य पूर्णता और आदर्श परिणाम। इसमें व्यक्तित्व का वह हिस्सा शामिल है जो मुख्य रूप से अचेतन है, जिसमें व्यक्ति के अहंकार के आदर्श आध्यात्मिक लक्ष्य और मानसिक एजेंसियां शामिल की गई हैं। यहाँ कल्पनाएं, भावनाएं, कार्य की आलोचनाएं होती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए सार्वभौमिकता जैसे शब्द आ रहे हो, सुपर ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना आप सभी लोग, पेपर में ये पूछा सुपर ईगो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चेतन, अर्धचेतन या अचेतन को। तो अचेतन को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुपर ईगो। अनकॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं आप लोग। अचेतन मन को किसी व्यक्ति के दिमाग का एक गहरा हिस्सा माना जाता है, जो उस मस्तिष्क को जाने बिना काम करता है, जहां भावनाएं, विचार, इच्छाएं जो है एक प्रकार से प्रतीत होती है, जिससे व्यक्ति प्रश्न करने लगता है कि वे कहाँ से कहाँ आया है, या ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगता है। मैंने बताया तर्क वाला, जहाँ पे व्याख्या होने लगती है ना। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड की भी बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और यही अचेतन में ही एक अचेतन के लिए शाही सड़क के रूप में अगर बात करें तो जिसमें ड्रीम एक शब्द आता है, ड्रीम स्वप्न एक शब्द आता है जो यही रिप्रेजेंट करता है। इसी में आदर्श सुपर ईगो में ही सपनों को अचेतन के लिए शाही सड़क कहा था। सपनों को क्या बोला, अगर कोई प्रश्न बन जाए, हालांकि अभी तक नहीं बना है लेकिन चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग, सपनों को अचेतन के लिए शाही सड़क कहा इसे। और उन्होंने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पर एक किताब विकसित किया था सन 1899 में, 1899 में। और यहाँ आप चाहो तो 1899 में फ्रेंडली विजिटर एक किताब आई थी उसकी मैरी रिचमंड की, वो भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें थी। चलो क्लियर हो गया ना, स्पष्ट हो गया होगा ये चीज़ें। सर दूसरी बुक कौन सी बोली आपने 1899 में? वो फ्रेंडली विजिटर है एक, ये तो मैरी रिचमंड की थी 1899 में। अगर हम बात करें सिगमंड फ्रायड की तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो अचेतन को रिप्रेजेंट करती है। ड्रीम्स एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन, एक फ्री एसोसिएशन है और एक ड्रीम्स शब्द है। दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो सिगमंड फ्रायड के।
जो सिगमंड फ्राइड के हैं। फैमिली विजिटर कब आई थी? कौन सी? फैमिली विजिटर फ्रेंडली विजिटर जो होता है मैम, वो 1899 में मैरी रिचमंड की आई थी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्लियर। 1889 में आई है। जी दोनों बुक 1899 में आई है। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया सिगमंड फ्राइड के बारे में। अब एक सिगमंड फ्राइड का और शब्द है। ये देखो, मैं एक एक चीज़ें बताते चल रहा हूँ, नोट भी करवाते चल रहा हूँ, और कंटेंट आप लोगों को ये मिलेंगे थोड़ा सा जब ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग यूजीसी के बारे में तब, क्योंकि यहाँ पे नाम आया है तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट करवाना, अभी पीडीएफ दे देता तो आप लोग नोट रख लेते, पढ़ते हैं नहीं पीडीएफ वगैरह, लिख लिख कर आप लोग याद कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिख लिख कर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक सहज प्रवृत्ति होती है। ध्यान रखिए, सहज प्रवृत्ति आप छोड़ के मूल प्रवृत्ति लिखिए, मूल प्रवृत्ति लिखिए, मूल प्रवृत्ति। देखिए, मूल प्रवृत्तियां बेसिकली मैकडूगल के द्वारा 14 दी गई हैं। ये मूल प्रवृत्तियां 14 दी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियां, तो ये बेसिकली 2 ही मूल प्रवृत्तियां थी। और पता है, उस मूल प्रवृत्तियों की एक किताब लिखा था, उस किताब में है, उस किताब का नाम था बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। प्रश्न में ये भी यूजीसी में शायद 2022 में आया हुआ प्रश्न है, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक, ये किताब थी। और ये इस किताब में 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां थी। एक प्रवृत्ति थी यौन सहज प्रवृत्ति, यौन सहज प्रवृत्ति। और यौन सहज प्रवृत्ति को एक और नाम है सर, बताना चाहेंगे आप? नेहा, लिबिडो, नाम पूछा। लिबिडो तो नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है लिबिडो। इरोज, हाँ, इरोज कहा जाता है। इसमें जीने की प्रेरणा भी आप इसको बोल सकते हो। कारण क्या है इसका बताता हूं मैं। इस यौन सहज प्रवृत्ति को जो जीवन, सुख, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, से जब संबंधित हो, जीवन से, सुख से और पुनरुत्पादन से जब जो चीज़ें संबंधित हो, आप समझ जाना कि यौन सहज प्रवृत्ति है। क्योंकि ये सहज प्रेरणाएं जो होती हैं जीवन के लिए और प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ भूख और प्यास जो शामिल किए गए हैं वह यौन सहज प्रवृत्ति में शामिल किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, सिगमंड ने, जैसे अभी आपने बताया था, लिबिडो एक शब्द है। लिबिडो शब्द जो है बेसिकली यौन सहज प्रवृत्ति को ही रिप्रेजेंट करती है ना। ऐसा शब्द रिप्रेजेंट है जहाँ पे कामवासना वगैरह जो शब्द यूज होते हैं वो बेसिकली लिबिडो में आते हैं। अंगूठा चूसना भी लिबिडो का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है दूसरा भी, जिसको हम लोग मृत सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। ये 2 ही बताया था। आपको बता दूं, फ्रायड ने इसमें कहा कि मनुष्य अपने आक्रामकता के कारण डेथ इंस्टिंक्ट, अगर हम बात करें डेथ, जहां पे मैं बात कर रहा हूं सहज प्रवृत्ति के बारे में, उसको कहा जाता है इंस्टिंक्ट बोला जाता है सहज प्रवृत्ति को, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। INSTINCT। आपको बता दूं मैं, यहाँ जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप से जो विनाश, व्यक्ति को जो विनाश की तरफ ले जा रहा है आंतरिक रूप से, जहां परिणाम निकल के आ रहा है आत्महत्या का, नुकसान का, ये मृत सहज प्रवृत्ति है। और एक विद्वान था, उसका नाम था प्राइड, उसका क्या नाम था? प्राइड नाम था। और उस विद्वान ने इसी मृत सहज प्रवृत्ति को थेनाटॉस बोला था। क्या बोला था? थेनाटॉस बोला था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
बस ये थे कुछ चीज़ें जो फ्राइड के लिए इम्पोर्टेंट थी। बाकी अभी जो चीज़ें रह गई वो कल क्लियर करवाऊंगा, इसका कल नहीं और भी क्लास आने वाले टाइम में, है ना। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक लाइन में बताते चल रहा हूँ, जो चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं वो सारा चीज़ें यहीं पर स्पष्ट कर देता हूँ पॉइंट में। स्पष्ट हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। यस सर। आगे देखिए अब दुर्खिम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है दुर्खिम। दुर्खिम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जी। क्या करें मैम? साइड में एक चीज पूछना है आपसे। सिगमंड फ्राइड पूछो। व्यक्ति में 3 तत्व पाए जाते हैं, ईगो और सुपर ईगो। बिल्कुल। मैं बताया था आपको वास्तविकता का सिद्धांत, सुपर ईगो में बताया था आदर्श का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत। ईगो में कौन सा सिद्धांत है? सुपर ईगो में, ईगो में ईगो में तो मैम वही तो मैंने बताया आपको कि वास्तविकता का सिद्धांत है। ईगो में, ईगो वास्तविकता का सिद्धांत है मैम। जो सुपर ईगो है वो आदर्श का सिद्धांत है जी। ईद आपका जो है आनंद का सिद्धांत, हाँ आनंद का सिद्धांत है। ईद जो है आनंद का सिद्धांत है। चलो अब आगे जाओ, आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे थे आप लोगों से इस्माइल दुर्खिम। इस्माइल दुर्खिम, दुर्खिम्स थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इस सिद्धांत में अगर हम बात करें, दुर्खिम ने कभी प्रत्यक्ष रूप से स्वयं के विकास के लिए सामाजिकरण पर चर्चा ही नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिए। भले आपको अगर मैं बात करूं जैसे कि कोले ने कर दिया, मीड ने किया, फ्राइड ने किया, ये बात सत्य है, सामाजिकरण के लिए इन्होंने ऐसे शब्दों का यूज़ किया है, परंतु दुर्खिम ने स्वयं जैसे शब्दों का कोई प्रयोग ही नहीं किया है। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आता है दुर्खिम को एलिमेंट कर दीजिएगा, तुरंत काटिएगा दुर्खिम को। वहीं अगर हम बात करें, इनकी एक किताब आई सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी जो किताब थी, उस किताब में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को लेकर और समाज की भूमिकाओं को लेकर इन्होंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। आपको बता दूं, एक विद्वान है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की तरह ही, मैं कार्ल मार्क्स पर चर्चा करूंगा, कार्ल मार्क्स की तरह ही दुर्खिम भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते थे, बल्कि समूह सत्ता मानते थे। अब आपके मन में ये ध्यान नहीं आना चाहिए कि समूह सत्ता तो भाई कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का नहीं है समूह सत्ता। समूह सत्ता अगर है तो वो इस्माइल दुर्खिम का है, क्योंकि इसी समूह, जो समूह की सत्ता के केंद्र माना इस्माइल दुर्खिम ने, वही आगे चलकर आपका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बना, जिसको आप सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं आगे चलकर, क्योंकि समूह पर बात किया था। ये समूह पर कार्ल मार्क्स ने बात नहीं किया था। हाँ, उसकी तरह वो उसका कॉन्सेप्ट थी, उसकी आलोचनाएं थी, भाई व्यक्ति नहीं है सर्वोपरि। ठीक इसी प्रकार से ये भी मान रहा है व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो दुर्खिम कहते हैं कि विचार, मूल्य, स्वभाव, व्यवहार का तरीका जो एक समूह के सदस्यों को साझा होता है, वहीं से सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। मैं अगर आपके ग्रुप में आप लोगों से विचार, भावनाएं, मूल्य, व्यवहार, स्वभाव इत्यादि जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे कि सामाजिकरण का एक पार्ट है ये। इस तरीके का मान जहाँ पे समूह, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये समूह में कर रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, समूह में। इसलिए समूह सत्ता यहाँ पे बात की गई, और समूह सत्ता ही सामूहिक प्रतिनिधान है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सामूहिकता जो है, सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति की सोच, चेतना को पूर्णता निर्धारित कर देती है। इसलिए सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति पर सामाजिक तथ्य के रूप में कार्य करने लगती है। करेक्ट बात है, ये गलत हो ही नहीं सकता है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस्माइल दुर्खिम ने विश्लेषण करने लगे अपने सामाजिकरण के सिद्धांत को। जब इन्होंने विश्लेषण करने लगे तो उस दौरान दो विचार इनके मन में आए। एक नाम आया था समाज शास्त्रवाद। अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि समाज शास्त्रवाद किसने बोला है,
सोशियोलॉजिज्म। और समूहवाद किसने बोला है? तो आप कह दीजिएगा दुर्खिम ने बोला है। किसने बोला है? दुर्खिम ने बोला है। सर दूसरा क्या बताया आपने? समाज शास्त्रवाद। कैसे पढ़ रहे हो मैम? नहीं सर, समाज शास्त्रवाद के बाद समूहवाद। 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 तो ये इस्माइल दुर्खिम की है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस्माइल दुर्खिम बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, है ना, है कि नहीं? इस्माइल दुर्खिम में कुछ किताब आप लोगों को मालूम है क्या? इस्माइल दुर्खिम की पुस्तक का नाम बताओ, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, मैंने पढ़ा रखा भाई। सुसाइड है सर, डिवीजन ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही आप लोगों से सवाल ही था, सुसाइड का ही सवाल था। सुसाइड बेसिकली सन 1897 में आया। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात किया तो 1893 में आया, है ना, 1893 में आया। और एजुकेशनल एंड सोशोलॉजी की बात किया तो 1922 में आया। 1922 में ये किताब लाई गई थी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी, देखिए ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी जो आई थी वो 1973 में आई थी। 1973 में आई थी, 1973 में आई थी, ठीक है। ये 1973 में आई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, है कि नहीं? चाहे किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, बस आगे बढ़िए। आगे देखते हैं। C.H. कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत किया, ये बात आप सीधा लगा देंगे। आप जजमेंट की बात करेंगे तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात किया, आप सीधा टिक लगाएंगे। सिगमंड फ्रायड ईड और ईगो, सुपर ईगो की बात किया है, सीधा आप टिक मारेंगे इस पर। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्खिम का, दुर्खिम सोशियोलॉजी फिलोसफी, अच्छा ये तो अभी मैंने बताया आप लोगों को ना। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें आपको मिल जाएगी। सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत इस्माइल दुर्खिम का है। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत भी इस्माइल दुर्खिम का है। जैसे जैसे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये आप लोगों के, जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता जाएगा वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व बढ़ता जाएगा, नैतिकता का घनत्व बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक किताब का नाम बता दिया था, नो मोरलिटी एंड सोसाइटी, सॉरी नो मोरलिटी नहीं, ऑन मोरलिटी। ऑन करिएगा, पता चला नो कर दिया। नो मोरलिटी नो सोसाइटी के बारे में जानते हैं किसने बोला है? कौन बताएगा मुझे? नो मोरलिटी, सर दुर्खिम ने। गलत जवाब। एंड नो सोसाइटी, कोई बताना चाहेगा मुझे? लॉरेंस कोहलबर्ग। नो, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, लेव बाइगोत्स्की। लेव बाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में नो मोरलिटी नो सोसाइटी बोला था 4 साल के बच्चों को। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑन मोरलिटी एंड सोसाइटी की बात अगर होगा तो वो नाम किसका आएगा? इस्माइल दुर्खिम का आएगा। समूह का सिद्धांत हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरल से जटिल की तरफ जैसे समाज बढ़ेगा वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ये तो बहुत सरल है, इससे तो आपको याद हो जाना चाहिए ये बातें, तो ठीक है। और इसके बाद इस्माइल दुर्खिम ने ये चीज़ें हैं थोड़ी सी उनके बारे में वो इंपॉर्टेंट देखो, डिवीज़न यहाँ पे कुछ किताब दिया गया है। 1893 में श्रम विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा। द रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड्स हो जाएगा। 1895 में सामाजिक तथ्य का सिद्धांत बोला जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत, द सुसाइड, ये भी बताया आप लोगों ने। 1897 में द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन्स लाइफ। 1912 में धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत है ये, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, बाकी यहाँ पर आपको मालूम है। फिर लेव बाइगोत्स्की, अरे उसका क्या नाम है, मेलिनोवस्की, ये मेलिनोवस्की लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेलिनोवस्की का दृष्टिकोण की बात करें तो प्रकारवादी और प्रकारात्मक माना है। किसको माना है मालूम है आप लोगों को? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको माना है प्रकारवादी। और क्योंकि इसने सात मूल शब्द दिए थे, बुनियादी शब्द दिए थे लेव बाइगोत्स्की ने। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, 7 मूल शब्द दिए थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं 7, अच्छा हाँ 7 है। देखिए शरीर पोषक है, पुनरुत्पादन है, सुरक्षा है, गतिशीलता है, वृद्धि, आश्रय है, स्वास्थ्य है। 7 है ना, ये 7 है, 7 आवश्यकताएं हैं, है ना। टी पार्सन्स का नाम है, प्रकारवादी के 3 परिप्रेक्ष्य के शब्दों का यूज किया, जैसे व्यापारिक सौदे, मूल्यमय तक, समाज की एक व्यवस्था। ये 3 शब्द आप यूज कर सकते हैं प्रकारवाद में टी पार्सन्स के। टालकाट पार्सन्स इसका पूरा नाम है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत
पूछेगा ना तो टी पार्सन्स का नाम आता है। जैविकी मानव व्यवहार एक इसमें डिवाइड कर दिया मानव व्यवहार को, और एक सामाजिक मानव व्यवहार के रूप में डिवाइड कर दिया था। ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। जैविक तो जानते हैं आप लोग, मानव व्यवहार अचेतन अवस्था में किया जाता है। सामाजिक में तो मालूम ही है, मानव व्यवहार चेतन अवस्था में होगा। टालकाट पार्सन्स का है ये, सामाजिक क्रिया के रूप में ये विभाजन किया था। शक्ति अभिजन्य अगर हम बात करें तो मिल्स एक विद्वान है। शासक अभिजन्य की बात करें तो पैरेटो एक विद्वान है। शासक वर्ग शोषित वर्ग की बात करें तो कार्ल मार्क्स एक विद्वान है, ये जानते ही आप लोग, ठीक है। और निषेधात्मक समूह अगर बात होगी तो रिजमैन का नाम आएगा। किसका? रिजमैन का नाम आएगा, है ना। निर्जातिता तो मैंने अभी आपको बताया था, फोकबेस के बारे में समनर एक किताब आया था, मैंने शुरुआत में बता दिया था आप लोगों। सत्तावादी व्यक्तित्व की बात करेंगे तो एंडोनी का नाम आ जाएगा। सामाजिक व्यवहारवाद की बात करेंगे तो जॉर्ज मिड का नाम आ जाएगा। प्राथमिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्राथमिक विचलन, है ना, प्राइमरी डिवीजन की बात करेंगे, लेमार्ट का नाम आता है। लेमार्ट पूछा गया पेपर में प्रश्न है ये, लेमार्ट, है ना। बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसे करना है। ये सवाल है, आप लोग एक बार मुझे लगा के दिखाइए ट्रिक तरीका। सही ऑप्शन सामूहिक प्रतिनिधान किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो। दुर्किन को। शाबाश। आदर्श प्रारूप, चलो इसको छोड़ दो, अभी आपने पढ़ा ही नहीं। आत्मदर्पण का सिद्धांत बताओ। फूले। आत्मदर्पण का, सामने ही है ना सर। ठीक, फूलो सर। चलो देख लेते हैं अभी। चेतनात्मक संस्कृति, सेरोकिन, मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में भी, सेरोकिन के बारे में भी बताऊंगा, मैक्स वेबर के बारे में भी बताऊंगा, आगबर्न के बारे में बताऊंगा। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो आदर्श प्रारूप है ना वो बेसिकली मैक्स वेबर का है। सेरोकिन ने बेसिकली 3 ऐसे अंग के बारे में बात किया था जहाँ पे चेतनात्मक एक संस्कृति की रिप्रेजेंट किया है, इसलिए चेतनात्मक संस्कृति भी सेरोकिन की है। आगबर्न एक सामाजिक परिवर्तन किताब आता है, सोशल चेंज करके, सामाजिक परिवर्तन, और 1922 में आया था ये। पता ये याद होती कैसे है? ये याद तब होती है जब हम बार बार किसी नोट्स वगैरह को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब याद होती हैं सारी चीज़ें, है कि नहीं। बार आप लोग उसको देखा करो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा और एक टॉपिक लूँगा नेक्स्ट। देखिए, तो यहाँ पहले आपको अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर देखिए सिलेबस में, देखिए एक बार सिलेबस की अगर बात करूँ मैं आप लोगों से, मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दिया है। पहली पॉइंट, ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे हम लोग, विश्व पे लेकर, यूके के और यूएसए और भारत को लेकर बात करेंगे इस पे। ये व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समाज सुधार और व्यवसाय समाज कार्य के बारे में। पहले मैं समाज सुधारक के योगदानों की बात करूंगा, जैसा कि आप सिलेबस में देख रहे हैं 19वीं-20वीं शताब्दी में मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी ये पूरी की पूरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट IMP को रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा को, और व्यवसाय समाज कार्य को और थ्योरी को। बस ये 3-4 चीज़ें जो है ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप छोड़ देंगे, कोई वो नहीं है। कॉमन आधार पे भी मैं कई बार आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग को वैसे भी वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले आप लोगों को 19वीं और 20वीं शताब्दी के बारे में समाज सुधारकों के योगदान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं, आप देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा भी है, आ भी गया है। भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी के दौरान में अनेक कुरीतियाँ थी, आप जानते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या आदि का प्रचलन हिंदू समाज में बहुत था। और इसी समय कुछ व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में आए और इन कुरीतियों को दूर करने का विरोध भी किया। जैसे में सबसे सर्वप्रथम नाम आप लोगों को मालूम है राजा राम मोहन राय जी का, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं, इत्यादि ऐसे प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भारत में अगर हम बात करें संस्था के रूप में लोगों को जागरूक किए, संस्था स्थापित करके। देख सकते हैं आप 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करने लगा। यह नवीन चेतना जो है भारतीय नवजागरण और भारतीय रिनेशा का नाम से भी जानी जाती है, और इसे प्राचीन भारत में गौरव का पुनः जागृत करने पर बल दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदू सुधार आंदोलन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नाम आता है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में स्थल कलकत्ता में, संस्थापक राजा राम मोहन राय। आप देख सकते हैं इसके उद्देश्य, हिंदू समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उसको दूर किया गया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया, अद्वैतवादी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी इसी कही गई। किसको कहा गया? ब्रह्म समाज को बोला गया, ब्रह्म समाज को ही बोला गया अद्वैतवादी हिंदुओं का संस्था। और इस संस्था में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन हुआ है।
कॉमन चीज, एक प्रश्न आया था, शायद मैंने करवाया भी था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। ऑप्शन में होता है, वहां पर देखो लिखा हुआ था विरोध, तो ये विरोध थोड़ी हो रहा है, उसका खंडन किया जा रहा है। अब खंडन का मतलब ये मत समझिएगा कि अब भाई निकाल दिया गया, हटा दिया गया, अरे भाई अलग अलग करके उसके बारे में समझाया गया है ना। इसमें अंतर जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय महोदय ने आधुनिक भारत के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? आधुनिक भारत के जन्मदाता कहे जाते हैं। और इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का अगर हम बात करें, एक प्रकार से उसका खंडन किया। साथ ही साथ सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन हो गया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन हुआ था। और 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ध्यान रखिएगा। पश्चात का मतलब होता है, पश्चात का मतलब पीछे वाला नहीं होगा, यहां पश्चात का मतलब पश्चिमी देशों से रिप्रेजेंट होता है ना, ध्यान रखिएगा। भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जाते हैं अगर कोई, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत में अगर किसी को जन्मदाता कहा जाता है तो वो है राजा राम मोहन राय। इक्वेशरवाद के जनक कहा जाता है तो वो है राजा राम मोहन राय। ध्यान देने वाली ये सारी चीजें हैं। पता है आपको, यह एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिनका विदेश में मृत्यु हुई थी। जानते हो वह देश कौन सा था? कौन बताएगा? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे भाई? हाँ, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में ब्रिस्टल एक जगह है, वहां पर इनका मृत्यु हुई सन 1833 में राजा राम मोहन राय जी का। पेपर में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जहां जहां जो चीजें याद आती हैं मुझे, मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये चीजें हैं सोशल रिफॉर्म में, है कि नहीं? ध्यान देने वाली बातें हैं हम सबके लिए। ये 9 दिन के प्रातः तारा का रूप में किसे जाना जाता है, मालूम है आपको? 9 दिन के प्रातः तारा, बताइए रंजीत सर। हाँ, इन्हीं का नाम लेकर राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ध्यान देने वाली बात है हम सबके लिए, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हालांकि इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं, ग्रंथ वगैरह। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तोहफात उल मुहिद्दीन करके, बेसिकली उसको कहा गया इक्वेशरवादियों का उपहार। तो इक्वेशरवादियों का उपहार का किताब किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने दिया 1803 में। 1820 में प्रीसेप्ट्स एंड जीसस की एक किताब आई थी, उन्हीं की थी, है ना। तो ये चीजें हैं, इसको आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज आप जानते हैं भली भांति तरीके से। सन 1875 में मलिक चंद्र वाटिका मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना। पेपर में आजकल ये भी प्रश्न पूछ लेता है, नाम नहीं देगा, आर्य समाज दे देगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? नाम स्वामी विवेकानंद का नहीं आएगा, वो शुद्ध का सिद्धांत आ जाएगा या शुद्धिकरण की बात आ जाएगी, ऐसा कुछ आपके सामने मेंशन कर दिया जाएगा, है ना। बस जवाब सीधा लगा दीजिएगा, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित किया, इसलिए नाम ये रिप्रेजेंट होगा आर्य समाज को, यही रिप्रेजेंट होगा। भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधने का काम किया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का काफी फेमस शब्द रहा वेदों की ओर लौटो, बहुत ज्यादा शब्द, बहुत फेमस रहा, बैक टू द वेद का नारा था। इन्होंने छुआछूत और जन्म पर आधारित जाति प्रथा की आलोचना कर दी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन देखो चलाया था, ये चलाया था, यही आता है पेपर में, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के किसी कारणवश हिंदू धर्म को त्याग कर कोई और धर्म को स्वीकार कर लिया होता है तो उसे पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिलेगा। ये बात कही गई थी शुद्धि आंदोलन में, या आप कह लीजिए आर्य समाज में। आर्य समाज का सिद्धांत ना, आपको बता दूं, सत्य केवल वेदों में निहित है, ये बात जो है स्पष्ट करती है। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है।
परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, ये आर्य समाज कहता है। मूर्ति पूजा का विरोध करता है भाई। जो है अवतारवाद धार्मिक यातनाओं का विरोध भी करता है। कर्म सिद्धांत और आवागमन जैसे सिद्धांतों का ये समर्थक है। ये निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह बहुविवाह का विरोध, हिंदू संस्कृति भाषा का प्रचार की बात करूं तो ये आर्य समाज में ही है। आर्य समाज में अगर हम बात करें, एक किताब का नाम सुना होगा सत्यार्थ प्रकाश, बहुत फेमस रही है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका। सत्यार्थ प्रकाश बहुत महान एक रचना है, एक ग्रंथ है, आप ये कह लीजिए, इसको ग्रंथ है ये। बस ये आपका क्लियर हो गया। कहीं अगर कोई दिक्कत हो बताना। देखिए यहाँ पे देखिए, पाश्चात्य शिक्षा हेतु दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज सन 1889 है ना, 1889 कह लीजिए, 1889 में स्थापित हुआ था, है ना। आपने डीएवी का नाम सुना है? डीएवी ये वही है, ये यही है, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, ये वही। कहीं कहीं पेपरों में बेसिकली पूछ लिया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम बताइए, बचपन का नाम बताइए, मूल शंकर है। उनके गुरु जी का नाम बताइए, स्वामी बिरजानंद है। उनकी कृति बताइए, सत्यार्थ प्रकाश है। और भी किताबें हैं, सत्यार्थ प्रकाश साथ वेद व्यास है, भूमिका भी है। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें आपको बताऊँ, दो बातें याद रखिए बस, केवल एक बचपन का नाम और एक थर्ड पॉइंट जो उसकी कृति है, ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़िए। आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण मिशन के बारे में, बहुत फेमस है रामकृष्ण मिशन, है ना। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो नहीं सर। अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन, देखो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस बाल्यावस्था में ही एक महान विचारक के रूप में आए थे और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बेंगलोर में सन 1897 ईस्वी में किए थे। आपको एक बात बता दूं कि 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में ये भाग लिए और इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति और दर्शन से अवगत कराया था और इन्होंने यह स्पष्ट किया था कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू पोंछ सके या किसी अनाथ को रोटी ना दे सके। ऐसी बात कहने वाली अगर कोई संस्था रही तो वो रामकृष्ण मिशन रही। रामकृष्ण परमहंस ने हिंदू समाज को एक गहरी आध्यात्मिकता से परिचित करवाए थे, आदर्श जीवन, उदार और समन्वित दृष्टिकोण का प्रदान किए थे। एक प्रकार से इन्होंने बहुत फेमस रहा ये, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का नाम पूछ लेता है, क्या सम्मेलन का नाम था? सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन कब? 1893। और उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहरी छाप छोड़ दी थी और हिंदू धर्म की व्याख्या से सभी पर अपनी धाक जमा ली थी। देशवासियों के लिए उनका संदेश था कि समानता, स्वतंत्रता, कर्मठता और सबला की भावना के लिए पश्चिमी बनो, पर साथ ही साथ धार्मिक और संस्कृति और अंतर भावनाओं की दृष्टि से कट्टर हिंदू बने रहो। ऐसी बात रामकृष्ण मिशन में कही गई थी, है ना। ये बात देखिए, ये मानवतावादी और सामाजिक कार्य पर आधारित था। ये सामाजिक सुधार और अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना यहाँ इसका उद्देश्य बनाया गया। इस मिशन का मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, जिसको गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। और इस मिशन ने समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया। इसका आदर्श था मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। समर्थक थे मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के। यहाँ कभी कभी आप लोगों से इसके बारे में बेसिक जानकारी भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनका बचपन का नाम, तो नरेंद्रनाथ दत्त था और 1893 में शिकागो को विश्व धर्म सम्मेलन था ये, है ना।
इसी को हम लोगों ने क्या बोला था अभी, सर्वधर्म का भी बताया था, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के गठन हुआ, ये भी पेपर में पूछा जाता है। मार्गरेट नोबल एक आई थी, मार्गरेट नोबल, जिसको जो है भगनी भगनी निवेदिता कहा गया, उनकी शिष्या थी ये। पत्रिका प्रसिद्ध भारत के अंग्रेजी, अलवा थी शायद, जी नाम है, मार्गरेट नोबल एक नाम है, ठीक है अलवा, जी। मार्गरेट अलवा नाम था शायद। मार्गरेट नोबल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है ना, मार्गरेट नोबल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यही नाम आप ध्यान रखें। पुस्तकें अगर हम बात करें, राजयोग था, कर्मयोग था, वेदांत फिलॉसफी थी इनकी किताबें, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो मूल नाम, दूसरी बात आप 1893, तीसरी बात आप न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ये आपको 3 ही चीज़ इसमें नोट करनी, बाकी आप छोड़ दीजिए, पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, जो बची चीज़ें हैं वो कल मैं समाप्त कर दूंगा, है ना। आप निश्चिंत रहें, टॉपिक समय के साथ समाप्त हो जाएगा, आप लोगों का पूरा कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आप लोगों के लिए, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क से बात करूं या चाहे मैं आपको यूजीसी सोशल वर्क की बात करूं, दोनों के हिसाब से मैंने आप लोगों को नोट्स भी बनवा दे रहे हैं, क्योंकि नोट्स इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स से ही पढ़ते हैं, और नोट्स से ही आपका सबसे सच्चा साथी है ना, वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, इसलिए पढ़ते रहिए, है ना, समझते रहिए सारी चीज़ों को ढंग से, ठीक। कल हम मैं इसी के आगे स्टार्ट करूँगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। हाँ, अगर आप लोग कोई डाउट है तो अब मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।